सभी को गुड मॉर्निंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे जनरल साइंस में जो हमारा टॉपिक था वो था पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। पीछे की लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, आवर्त सारणी के बारे में अपन ने पढ़ा था। हमारा टॉपिक था आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की बात करें, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था सबसे पहले कि जो ये आवर्त सारणी है इसकी आवश्यकता, यानी जो इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, पीछे की क्लास में अपन ने देखा था। तो जो एलिमेंट है यानी जो तत्व है, तत्व को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, यानी जो तत्व है उनका वर्गीकरण करने के लिए, उनको क्रम में दर्शाने के लिए कि हमें आवर्त सारणी की आवश्यकता हुई। तो इसकी आवश्यकता हुई हमें तत्व को क्रम में दर्शाने के लिए। अब इस आवर्त सारणी के लिए जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को जो क्रम है, इन क्रम यानी इन एलिमेंट का वर्गीकरण करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या समय समय पर प्रयास करे। उनमें सबसे पहले नाम आता है डोबेराइनर का। डोबेराइनर ने एक सिद्धांत दिया था, त्रिक सिद्धांत। तो डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, ये सिद्धांत उन्होंने कब दिया? ये सिद्धांत उन्होंने दिया 1817 में। यह एक नाम है त्रिक सिद्धांत। उनका जो त्रिक सिद्धांत था, यानी उन्होंने तत्व को क्या किया, तत्व को तीन तीन के क्रम में बांट दिया। तत्व को तीन तीन के क्रम में, तीन तीन के क्रम में, यानी उन्होंने क्या किया, इस तरीके से तत्व को तीन तीन के क्रम में बांट दिया। और क्या कहा, और उन्होंने कहा कि जो ये तीन तत्व है इनमें जो मध्य तत्व है, मध्य तत्व का परमाणु भार, बात कर रहे हैं परमाणु भार की। तो मध्य तत्व का जो परमाणु भार है वो दोनों तत्व है, प्रथम और तृतीय तत्व है कि क्या होगा, औसत के बराबर होगा। यानी अपन इनकी परमाणु भार की बात करें, लिथियम, यह है लिथियम, यह है सोडियम और यह है पोटेशियम। इनके परमाणु भार की बात करें तो जो इनका परमाणु भार है वो है लिथियम का 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो जो सोडियम है, उन्होंने कहा था जो मध्य एलिमेंट है, मध्य एलिमेंट का परमाणु भार, यानी जो सोडियम का परमाणु भार वो क्या होगा, जो दोनों तत्व है लिथियम और पोटेशियम, उनके क्या है, योग के औसत के बराबर होगा। इनके औसत के बराबर होगा। औसत कितना आता है इनका, औसत ये आ गया 23। तो मध्य तत्व का जो परमाणु भार है वो कितना है, 23 है। तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, एलिमेंट का वर्गीकरण किया, तत्व का वर्गीकरण किया। लेकिन ये नियम क्या हुआ, ये असफल हो गया। उसके बाद में आवर्त सारणी के लिए जो एलिमेंट है, तत्व का जो वर्गीकरण है, उन वर्गीकरण करने के लिए जो अगला नाम आता है अपने सामने वो आता है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एक नियम दिया था, न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने जो नियम दिया था वो दिया था अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम कब दिया था, 1866 में। 1866 में उन्होंने क्या बताया, अष्टक नियम है, यानी जो सुर के धुन है, सारे गा मा पा धी ना, सारे गा मा पा धा नी, ठीक है। इस अकॉर्डिंग एलिमेंट का वर्गीकरण किया, यानी
इस अकॉर्डिंग एलिमेंट का वर्गीकरण किया, यानी जो 7 तत्व को इस अकॉर्डिंग रख दिया। फिर जो 8वां एलिमेंट आएगा, 8वां एलिमेंट क्या है अपने सामने, फ्लोरीन है, यानी जो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यानी जो 8वां एलिमेंट अपने सामने क्या आ रहा है, 8वां एलिमेंट अपने सामने आ रहा है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो गुणधर्म है वो क्या होगा, प्रथम तत्व है। प्रथम तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। इसके क्या है, लगभग समान होगा। पहली बात तो ये कि जो 8वां एलिमेंट अपने सामने आएगा, उस 8वां एलिमेंट के जो गुणधर्म है वो प्रथम एलिमेंट के गुणधर्म के लगभग क्या हो, समान होंगे। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, जो परमाणु भार है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम, यानी जो वर्गीकरण किया एलिमेंट का वो किस अकॉर्डिंग किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट का वर्गीकरण किया। और नियम क्या लगाया कि जो 8वां एलिमेंट अपने सामने आएगा उनका गुणधर्म क्या होगा, प्रथम एलिमेंट के बराबर होगा। लेकिन जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम भी असफल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये लागू होता है कैल्शियम तक, और कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो कितना है, 40 है। कैल्शियम तक ही क्या है, लागू होता है। उन्होंने हाइड्रोजन से शुरुआत की और कहां तक लेके गए, थोरियम तक। जो एलिमेंट थे हाइड्रोजन से शुरुआत करके थोरियम तक एलिमेंट को लेके गए और परमाणु भार के बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग उनको दर्शाया। लेकिन कैल्शियम जिसका परमाणु भार कितना है, 40, वहां तक ये क्या रूल लागू होता है। उसके बाद में ये असफल हो गया। और इसकी एक जो मुख्य बात है, न्यूलैंड के समय, इस समय तक जो ज्ञात एलिमेंट थे वो थे 56 तत्व। 56 तत्व क्या ज्ञात थे। 1866 तक जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था तब तक की अपन बात करें, तब तक 56 तत्व ज्ञात थे। हाइड्रोजन से उन्होंने शुरुआत की और थोरियम तक क्या है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम के अनुसार तत्व का वर्गीकरण किया। लेकिन यह नियम कैल्शियम जिसका परमाणु भार कितना है, 40, वहाँ तक ही लागू होता है। एग्जाम के अंतर्गत ये साफ साफ पूछा गया है कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक ही लागू होता है। ये आप ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट लगा के आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में जो नियम आता है वो तीसरा नियम आता है मेंडलीफ का। तीसरा नियम आता है मेंडलीफ का। मेंडलीफ जो आवर्त सारणी है वो सबसे पहले प्रदर्शित किन्होंने की थी, वो की थी मेंडलीफ ने। जो डोबेनाइनर है, न्यूलैंड है, उन्होंने क्या है, एलिमेंट का वर्गीकरण किया। लेकिन जो आवर्त सारणी है वो आवर्त सारणी सबसे पहले प्रदर्शित की थी, वो की थी मेंडलीफ ने। कब की थी, 1869 में। प्रकाशित कब हुई, प्रकाशित हुई 1872 में। तो आप अपने अगले, अब नेक्स्ट आता है अपने सामने मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, यानी जो आवर्त सबसे पहले आवर्त सारणी किन्होंने प्रदर्शित की, आवर्त सारणी किन्होंने बनाई, तो सबसे पहले मेंडलीफ ने। कब, 1869 में। जो प्रकाशित कब हुई, 1872 में। उन्होंने क्या नियम दिया, उन्होंने ये नियम दिया कि तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं।
ध्यान रखना डोबेरेनर है, उन्होंने भी जो तत्व का वर्गीकरण किया था वो परमाणु भार के अकॉर्डिंग। उनके बाद में आते हैं न्यूलैंड ने भी तत्व का वर्गीकरण किया था परमाणु भार के अनुसार। और जो मेंडलीफ ने भी जो रूल दिया, जो नियम दिया, वो क्या दिया, उन्होंने दिया कि तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने भी क्या किया, परमाणु भार को वरीयता दी। सबसे पहले जो आवर्त सारणी है वो आवर्त सारणी की इन्होंने प्रदर्शित की, वो की थी मेंडलीफ ने 1869 में, जो प्रकाशित हुई 1872 में। ठीक है, अब अपन मेंडलीफ की बात करें। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी प्रदर्शित की थी, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी प्रदर्शित की, उनकी जो विशेषता क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं जो मेंडलीफ इस समय तक क्या है 63 तत्व की खोज हो चुकी थी। 63 तत्व की क्या है, खोज हो चुकी थी। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी प्रदर्शित की, उनमें एक तो आता है आवर्त, एक आता है वर्ग। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उनमें आवर्त कितने थे, आवर्त थे 7 और वर्ग कितने थे, वो थे 8। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ग क्या होते हैं, यानी जो खड़े कॉलम, ये जो खड़े कॉलम है ये कितने थे, 8 थे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी जो खड़े कॉलम है वो तो थे 8, जिनको कहते हैं अपन वर्ग। ये क्या है, वर्ग। और आवर्त क्या है, ये जो ये तिरछी लाइनें हैं वो होती हैं आवर्त। ये कितनी थी, ये थी 7, 1 से लेके 7। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया, जैसे इस तरीके से उन्होंने क्या, जब आवर्त सारणी प्रदर्शित की, उनमें क्या किया, कुछ स्थान रिक्त रख दिए। किस लिए, कि जो भी नए तत्व आपकी खोज होगी उनको क्या यहाँ पर अपन रख देंगे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ स्थान रिक्त रख दिए। ये तो आवर्त सारणी उन्होंने प्रदर्शित कर दी। अब क्या है, ये भी असफल हो गई। असफलता का कारण, जो असफलता का कारण क्या है, इन्होंने जो आवर्त सारणी प्रदर्शित की थी वो असफल क्यों हुई। असफल, सबसे पहली जो हाइड्रोजन का स्थान है, वो पूर्णतः दर्शा नहीं सके। यानी जो हाइड्रोजन का स्थान क्या होगा, सबसे पहले तो वो दर्शा नहीं सके कि हाइड्रोजन क्या यहीं पर आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं। समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं। जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रदर्शित की थी उनमें असफलता के कारण क्या है, एक तो जो हाइड्रोजन का स्थान वो पूर्ण तरीके से वो प्रदर्शित नहीं कर सकेगी, जो हाइड्रोजन का स्थान है वो क्या होगा। दूसरी चीज है वो क्या है, समस्थानिकों के लिए उन्होंने कोई स्थान नहीं रखा। तीसरी चीज, उन्होंने आवर्त सारणी में क्या कर दिए, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान रखे गए। जो ये रिक्त स्थान रखे गए, इनमें कौन से एलिमेंट आएंगे वो भी ये दर्शा नहीं सके। चौथी चीज, धातु और अधातु। धातु अधातु में विभेद, इन धातु और अधातु में क्या है, विभेद नहीं कर सके। और पांचवी चीज, समान गुणों वाले एलिमेंट है उनको क्या है, एक स्थान नहीं मिला। समान गुणों वाले तत्व को एक स्थान नहीं। नेक्स्ट उनकी जो कमी रह गई वो क्या, कि किसी भी एलिमेंट, जैसे कोई भी एलिमेंट है
वो एलिमेंट उन्होंने परमाणु भार के अकॉर्डिंग तो उन्होंने वर्गीकरण किया एलिमेंट का आवर्त सारणी के अंतर्गत, लेकिन उनकी कुछ ये कमी रह गई कि जिनका परमाणु भार अधिक है, परमाणु भार अधिक है, परमाणु भार जिनका अधिक है वो एलिमेंट तो क्या है, पहले आ रहे हैं, और जिनका परमाणु भार कम है वो एलिमेंट कहाँ आ रहे हैं, वो बाद में आ रहे हैं। यानी जब उन्होंने परमाणु भार के आधार पर ही आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण किया है कि आवर्त सारणी उन्होंने दर्शाई परमाणु भार के अकॉर्डिंग ही, यानी परमाणु भार का क्या है, बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग उन्होंने आवर्त सारणी प्रदर्शित की। लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट ऐसे जो क्या है कि पहले आ रहे हैं लेकिन उनका जो परमाणु भार है वो क्या है, कम है, और कुछ एलिमेंट बाद में आ रहे हैं जिनका क्या है, परमाणु भार क्या है, कम है। यानी कम को क्या स्थान आगे दे दिया, अधिक वाले परमाणु भार को पहले रख दिया। ये उनकी कमी रह गई, हाइड्रोजन को पूर्णतः स्थान नहीं दे सके, समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं रखा, रिक्त स्थान रख दिए। इनमें कौन से एलिमेंट आएंगे, उनके लिए कोई जगह नहीं। दूसरी चीज, धातु अधातु में क्या विभेद नहीं कर सके, समान गुणों वाले तत्वों को क्या है, एक स्थान पे नहीं रखा। तो अपन को क्या ध्यान रखना है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी प्रदर्शित की थी, सबसे पहले एक ही चीज याद रखनी है, जो आवर्त सारणी का जो सबसे पहले जो आवर्त सारणी प्रदर्शित की थी वो की थी मेंडलीव ने, जबकि उससे पहले जो डोबेराइनर थे, न्यूलैंड थे, उन्होंने क्या है, एलिमेंट का वर्गीकरण किया था लेकिन आवर्त सारणी प्रदर्शित नहीं की। आवर्त सारणी मेंडलीव ने प्रदर्शित की थी 1869 में, जो प्रकाशित हुई थी 1872 में। उन्होंने परमाणु भार को विशेष योग्यता दी गई, परमाणु भार के आधार पर ही उन्होंने एक रूल दिया था कि तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो भी क्या हो गई, असफल होगी। इसके बाद में जो वर्तमान में अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी किन्होंने प्रस्तुत की, कब प्रस्तुत की, वो अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट अपने सामने आता है 4 नंबर पर आधुनिक आवर्त सारणी। तो नेक्स्ट अपनी आती है आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको वर्तमान में अपन पढ़ते हैं। एलिमेंट का पूर्णतः सही तरीके से वर्गीकरण किया हुआ है। तो वो सबसे पहले जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किन्होंने दी, वो प्रस्तुत की थी हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी, जिनको अपन कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। उन्होंने क्या किया, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी, एलिमेंट के परमाणु भार के आधार पर, तत्व के परमाणु भार के आधार पर। हेनरी मोसले ने क्या किया, उन्होंने एक नए तत्व के नए गुण की खोज, यानी एलिमेंट के नए गुण की खोज की। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु संख्या। उन्होंने एक नए गुण धर्म की खोज कर दी, एलिमेंट की परमाणु क्रमांक।
उस परमाणु क्रमांक के आधार पर ही आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया। उन्होंने क्या रूल दे दिया, नया नियम बना दिया कि तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने जो अब तक प्रस्तुत कर रहे थे परमाणु भार के आधार पर, बात करो चाहे डोबेराइनर की, चाहे बात करो न्यूलैंड की, और चाहे बात करो मेंडलीफ की, इन तीनों ने क्या किया, परमाणु भार के आधार पर ही तत्वों का वर्गीकरण किया। लेकिन हेनरी मोसले ने जो नई आवर्त सारणी प्रस्तुत की, उनमें नया गुण दे दिया परमाणु क्रमांक। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी और जो हेनरी मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी है, उनमें अंतर क्या था? उनमें अंतर यही था कि उन्होंने परमाणु भार के आधार पर तत्व का वर्गीकरण किया, जबकि हेनरी मोसले ने नया गुणधर्म जो परमाणु क्रमांक उसके अकॉर्डिंग है वो तत्व का वर्गीकरण किया। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो पहली बात ये आती है परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, ये होती क्या है? कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, उस तत्व के परमाणु, कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के परमाणु के नाभिक में परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, उपस्थित प्रोटॉन की संख्या वो क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। अपने सामने जैसे कार्बन है, ये कार्बन परमाणु है, इसका नाभिक, ये इसका नाभिक है। मूलतः नाभिक में होते क्या है? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको दोनों को क्या कहते हैं संयुक्त रूप से? परमाणु भार। परमाणु भार किनको? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु भार, जबकि परमाणु क्रमांक किनको कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक। यहां कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी जो कक्षाएं होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षाओं के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किस अकॉर्डिंग चक्कर लगाते हैं? पीछे की क्लास के अंतर्गत जब परमाणु टॉपिक करवाया गया था, उसमें आपको डीपली बताया गया है किस तरीके से परमाणु नाभिक में क्या मौजूद होते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस अकॉर्डिंग चक्कर लगाते हैं। अगर उनके बाद में जो सेल होते हैं, उपसेल होते हैं, वो किस अकॉर्डिंग होते हैं, वो आपको पीछे की क्लास में बताया गया है। यहाँ आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अपने सामने जो परमाणु क्रमांक है, हेनरी मोसले ने जो नया गुण की खोज की थी एलिमेंट की, परमाणु क्रमांक, जो इनको कहते हैं परमाणु संख्या, वो होती क्या है? वो दर्शाने के लिए। यानी कार्बन है, कार्बन के, ये कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक। नई जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी वो इसी अकॉर्डिंग की थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है। अब क्या बताया हेनरी मोसले ने? क्या बताया हेनरी मोसले ने? बताया जो आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी सन 1913 में। यह आपको ध्यान रखना है, सन 1913 में।
इस उन्होंने जो भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया और जो नई आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी उनमें जो आवर्त है, आवर्त और वर्ग थे 18 ने जो खड़े कॉलम है वो थे 18 और जो उन्होंने आवर्त दिए थे वो आवर्त कितने थे 7 आवर्त और 18 वर्ग। आवर्त 7 वर्ग 18 और उनकी जो आवर्त सारणी थी उनमें टोटल कुल तत्व थे 118। यह आपको ध्यान रखना है। उन्होंने जो आवर्त सारणी दी थी 7 आवर्त थे, 18 वर्ग थे और कुल तत्व थे 118। और उन्होंने जो विशेष तौर से जो 7 आवर्त और 18 वर्ग रखे, उनके अलावा भी 58 से लेकर 71, 58 से 71 और उसके साथ में ही 90 से 103, 90 से 103 इन परमाणु क्रमांक वाले तत्व को क्या रखा, नीचे रखा, जिनको कहते हैं लेंथेनाइड, एक्टिनाइड। इनको क्या जो अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की उनमें नीचे स्थान दे दिया, बाकी उनकी आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट थे, कुल तत्व थे 118, 7 आवर्त और 18 वर्ग। यह आपको ध्यान रखना है। और उनकी आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के बेसिस के आधार पर ही थी। तीसरी चीज़ अगर इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी हेनरी मोसले ने जो प्रस्तुत की थी उनमें धातु, अधातु, उपधातु एंड धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैस, इनको क्या है अलग अलग रूप में रखा। उनकी आवर्त सारणी के अंतर्गत 93 धातु, ये आपको ध्यान रखना है। उनकी जो आवर्त सारणी 118 इनमें एलिमेंट थे उनमें थे 93 धातु थी, 12 अधातु, 7 उपधातु और 6 अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का जो कॉलम था, वर्ग था, अक्रिय गैस को सबसे अंत में रख दिया। जो 18वां वर्ग है उनमें रखा उन्होंने अक्रिय गैस को। जो कितनी थी 6 अक्रिय गैस, उनको 18वें वर्ग में अंत में रख दिया। अब आपके सामने जो प्रस्तुत है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। यह आप एक बार देख सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आपके सामने दी हुई है। उसमें आपको जो एलिमेंट दिए हुए 118 एलिमेंट टोटल दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नीचे देखेंगे तो 58 से लेकर 71 तक क्या है एलिमेंट अलग नीचे रखे हुए हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। 90 से लेकर 103 तक ये आपके नीचे मिलेंगे। बाकी आप देख सकते हैं इस आवर्त सारणी में धातु है, अधातु भी है, सिक्का धातु भी है, उपधातु भी है, अक्रिय गैस भी है। ये आपके सामने दिए हुए हैं। अब आज अपन क्या करेंगे, आज अपन पढ़ेंगे एक एक वर्ग के बारे में। अब अपन क्या करेंगे, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इनमें 18 वर्ग दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन प्रथम वर्ग के बारे में देखेंगे। उनमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनका परमाणु क्रमांक क्या है। उसके बाद में 2 नंबर का जो वर्ग है वो, उसके बाद में 13, 14, 15, 16 और 17, 18 तक क्या है
वर्ग देखेंगे अपन, और उसके बाद में जो आवर्त है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। किस तरीके से आपको ये याद रखना है, इनका परमाणु क्रमांक और किस अकॉर्डिंग याद रखना है, इनकी क्या ट्रिक है, वो अपन अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्ग फर्स्ट, उसके बाद में वर्ग सेकंड, फिर वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इस अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो वर्ग आता है अपने सामने, सबसे पहले वर्ग है आवर्त कितने हैं, आवर्त 7। तो सबसे पहले अपने सामने क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और उसके अंत में आता है फ्रेंशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रेंशियम, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फ्रेंशियम, ठीक है। इनका बात करें परमाणु क्रमांक की, तो परमाणु क्रमांक 1 यहाँ लिख देता हूँ। तो परमाणु क्रमांक है वो है 1, 3, 1, 3, 11, 1, यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, लिथियम का 3, लिथियम के बाद में क्या आता है सोडियम, सोडियम का कितना है 11, फिर आता है पोटेशियम, पोटेशियम का कितना है 19, पोटेशियम का है 19, उसके बाद में आता है रुबिडियम, रुबिडियम का कितना है, अगर रुबिडियम की अपन बात करें तो उसका है 37, रुबिडियम का 37, और उसके बाद में आता है कैल्शियम, इसका है 55, और फ्रेंशियम है उसका आता है अपने सामने 87, ठीक है। ये क्या है परमाणु क्रमांक है। इनको याद कैसे रखोगे आप, जो आपके सामने ये एलिमेंट दिए हुए हैं उनको किस अकॉर्डिंग याद रखोगे, तो इसकी है एक ट्रिक, क्या है, हेलेना की रब से फरियाद, क्या है, हेलेना की रब से फरियाद, हैक हाइड्रोजन, लिका लिथियम, Na यानी सोडियम, के की यानी के पोटेशियम, रब Rb रुबिडियम, से कैल्शियम Cs, फरियाद Fr फ्रेंशियम। इस अकॉर्डिंग आप ध्यान रखोगे, ये है इसकी ट्रिक, हेलेना की रब से फरियाद, इतना ही याद रखना है आपको। उसके बाद में आपके ये एलिमेंट आपके सामने आएगी। ये है प्रथम वर्ग की बात। तो प्रथम वर्ग की अपन बात करें हैं, यह है प्रथम वर्ग की बात। अब जो आपके सामने प्रथम वर्ग दिया हुआ है, इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर
हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु। हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रेंशियम, ये क्या है, क्षारीय धातु है। इनको क्षारीय धातु के नाम से जाते हैं। प्रथम वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं। इस अकॉर्डिंग आप इनके परमाणु क्रमांक भी याद रखोगे, 1, 3, 11, 19 रुबिडियम, 37 कैल्शियम, 55 फ्रेंशियम, 87। ये तो हो गया प्रथम वर्ग। आपके सामने जो दिया हुआ है वो क्या है, प्रथम वर्ग है, उसको अपन याद रखोगे, इनको कहते हैं क्षारीय धातु। उसके बाद में नेक्स्ट आपके सामने आता है वर्ग 2। तो अपन बात करते हैं वर्ग 2 की। वर्ग 2 कितने एलिमेंट आएंगे, आप इसमें लिखोगे। वर्ग 2 नंबर के अगर वर्ग की बात करें तो 2 नंबर पर जो वर्ग है वो क्या आते हैं, दो नंबर पर दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। जो आपके सामने दिए हुए ये क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरियम ये आपको ध्यान रखना है, यह है बेरिलियम और यह है बेरियम और ये रेडियम। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब उनमें क्या रह गया, उनमें रह गया परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, 3, बेरिलियम का 3, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56 और फ्रेंशियम का रेडियम का कितना है 88। 3, 12, 20, 38, 56, 88। 3 का क्या है, परमाणु क्रमांक। ये वर्ग 1 है, ये वर्ग है 2। ठीक है, याद देखना। इसकी ट्रिक है हेलिना की रब से फरियाद। इसकी भी ट्रिक होगी। इसकी जो ट्रिक है वो है बेटा मांगे कार सुंदर, बेटा मांगे कार सुंदर, बाप रोए। बेटा मांगे कार सुंदर, बाप रोए। किस तरीके से याद रखो, बेटा बी, मांगे MG, कार CA, सुंदर SR, बाप BA, रोए RT। याद रखोगे इस तरीके से, बेटा मांगे कार सुंदर, बाप रोए। ये हो गया वर्ग 2। इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। और जो वर्ग 1 है उनको कहते हैं अक्षारीय धातु। अब ये तो होगी ट्रिक, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सुंदर, बाप रोए। ठीक है, अब इनके जो परमाणु क्रमांक है वो देखना आप किस अकॉर्डिंग याद रखोगे, ये देख लेना। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ये तो इनके परमाणु क्रमांक हैं। इनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, 3, 11, 12, 19, 20, 37, 38,
55, 56, 87, 88। जो ये है उनके एक एक आगे क्या आएंगे, ये आएंगे। जो परमाणु क्रमांक आपके सामने दिए हुए हैं वो इस अकॉर्डिंग आप क्या है ध्यान में रख लेना कि जो पहले परमाणु क्रमांक हैं उनको एक एक बढ़ा देना हाइड्रोजन को छोड़कर, और हाइड्रोजन को छोड़कर ये क्या है क्षारीय धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रेंशियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हाइड्रोजन छोड़ के बाकी लिथियम, बेरिलियम 4, ये आपको ध्यान रखना है। बेरिलियम का कितना है 4, यानी इसका 3 है लिथियम का, बेरिलियम का 4 है। आप अगर इस तरीके से भी याद रखोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इस तरीके से आप भी याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरीके से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरीके से आप ये ध्यान रख लेना। तो ये आपके सामने जो दिया हुआ बेरिलियम का क्या है परमाणु क्रमांक 4, ये आप ध्यान रख लेना। एक चीज़ और नोट करना, ये देखना परमाणु क्रमांक 1 विषम, 3 विषम, 11 विषम, 19 विषम, 37 विषम, 55 विषम, 87 विषम। उसके बाद में 4, 3, 12, 4, 5, 20, ये क्या सारी सम आ रही है 4, 12, 20, 38, 56 और 88। ठीक है, ये क्षारीय धातु है, ये है क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। ये दोनों की ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस अकॉर्डिंग आप ध्यान रखो तो बहुत ही अच्छा है। बाकी अगर ऐसे भी याद नहीं रखे तो इस अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अपन अंतर्गत क्या देखेंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18 कौन से वर्ग को क्या कहते हैं। 18 नंबर का जो वर्ग है किर्गिज, उसके बारे में देखें। उनके अलावा भी और कोई सी जो सिक्का धातुएं वो कौन कौन सी है वो अपन आवर्त सारणी के अंतर्गत जो भी एलिमेंट है एक एक एलिमेंट के बारे में अपन देखेंगे। आवर्त सारणी कंप्लीट होने के बाद में अपन इन एक एक एलिमेंट के बारे में देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, क्या क्या विशेषताएं हैं, लिथियम है, क्या विशेषताएं हैं, सोडियम, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।